आज हम लोग फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत क्लास 11 बायो का कोर्स लेकर के। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका पार्ट 1 हमने पढ़ा था जिसमें न्यूरॉन सेल के बारे में बताया था। न्यूरॉन सेल्स ए पोलर होते हैं, बाईपोलर होते हैं, मल्टीपोलर होते हैं और एक न्यूरॉन सेल में कितने पार्ट्स होते हैं उसका हम लोग डिस्कशन किए थे, जिक्र किए थे। आज हम लोग उसी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हुए हैं जिसमें हम लोगों को पढ़ना है जेनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। जरा सावधानी से समझना है बेटा, जेनरेशन का मतलब प्रोड्यूस होना और कंडक्शन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। एक सिंपल सा एग्जांपल लेना, चुपचाप तुम लोग शांतिपूर्वक बैठे ही हो, मान लो तुम्हारी पीछे की एक विद्यार्थी तुम्हारा बाल खींच दे तो एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो चुका है और वो मैसेज का कंडक्शन होता है ब्रेन तक। ब्रेन फिर सजेस्ट करता है तुम्हारे मस्कुलर टिश्यू को और वो मूव करके पीछे देखता है कि देखो तो कौन है। पता चला कि सहेली खींची है और उस सहेली से रिश्ता अच्छा है तो बस ब्रेन फिर सजेस्ट करता है मोटर न्यूरॉन को कि कह दो मुस्कुरा के कि अरे ऐसा क्यों करती हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही लगा कि खींचने वाली से 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था तो ब्रेन सजेस्ट करता है हाथ के मसल्स को इतने लगाओ। तो कहने का मतलब यही हम लोग समझेंगे जेनरेशन कैसे होता है और कंडक्शन कैसे होता है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तुम लोग जो पढ़े थे पिछले क्लास में कि एक न्यूरॉन सेल होता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ये जो है बेटा न्यूरॉन सेल का डायग्राम है। तो न्यूरॉन सेल का जो नीचे का पार्ट है ना, इसको हम लोगों ने बताया था एक्सॉन, ठीक है। अब एक्सॉन को मैं समझाने के लिए बेटा यहां से कट करके और यहां तक कट कर रहा हूं, ध्यान देना। और इसको अब हम दूसरे स्टाइल से डायग्राम को बना रहे हैं। तो देखो ऐसे हमने बना दिया, जो कट किया था ना अभी उसको हमने ऐसे बना दिया। और जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स जो होता है, एक्चुअली नर्व इंपल्स है क्या बच्चों? आवेग, यानी कोई आराम कर रहा है उसके बाद काम करना शुरू किया तो मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल जो है जेनरेशन यानी एक्शन पोटेंशियल में जनरेट हो चुका, तभी कंडक्शन होगा इंफॉर्मेशन का। तो देखो न्यूरॉन सेल का जो एक्सॉन वाला पार्ट है उसका एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो लिक्विड पाया जाएगा मेम्ब्रेन के बाहर उसको कहा जाता है ECF। क्या कहा जाता है बच्चों? ECF। पूरा नाम क्या हुआ? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, यानी कोशिका के बाहर वाला फ्लूइड। और जो अंदर वाला लिक्विड रहेगा उसका नाम दिया जाता है बच्चों ICF, यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी बाहर वाला एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अंदर वाला इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब जो ध्यान देने वाली बात है ये कि यदि बाहर, इसको हम मिटा रहे हैं ECF और ICF को ताकि तुमको समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। 3 हेडिंग दिया जाता है बच्चों इसको समझाने के लिए। पहला हेडिंग जो है उसका नाम है पोलराइजेशन, दूसरा जो हेडिंग है उसका नाम है डीपोलराइजेशन और तीसरा नाम जो है उसमें सिर्फ री ऐड कर दो, पोलराइजेशन। देखो बेटा पोलराइजेशन का मतलब होता है रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी आराम कर रहा होता है जिस समय नर्व इंपल्स का यानी आवेग का ट्रांसमिशन यानी मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह नहीं होगा। लेकिन जब एक्शन पोटेंशियल आता है डीपोलराइजेशन तो नर्व इंपल्स का सूचनाओं का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। और रीपोलराइजेशन का मतलब हुआ सूचना ट्रांसफर करने के बाद फिर से आराम करना। तो पहला हेडिंग को हम डील कर रहे हैं पहले पोलराइजेशन को, ठीक है ना। पोलराइजेशन में मेम्ब्रेन के बाहर एक जो लेमा इसको कहते हैं बेटा, जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन है बाहर रहेगा प्लस चार्ज। जो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सब जानते हो बेटा मल्टीपल चॉइस का जमाना आ गया है, यही से पूछता है। और माइनस चार्ज होगा अंदर, इस साइड में भी मेम्ब्रेन के बाहर क्या रहेगा बेटा? प्लस चार्ज माइनस चार्ज, बोलो प्लस चार्ज। और मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? माइनस चार्ज।
ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो न्यूरॉन सेल का नर्व फाइबर्स है वो पोलराइजेशन अवस्था में है, यानी आराम करने की अवस्था में है। कब? तो जब प्लस चार्ज बाहर रहे। बाहर कहने का मतलब अभी हम क्या बताए थे? ECF, और अंदर कहने का मतलब क्या बताए थे? ICF। आई का मतलब इंट्रा यानी सेल के अंदर वाला, और ई का मतलब एक्स्ट्रा यानी सेल के बाहर वाला, और CF का मतलब तो सेलुलर फ्लूइड हुआ, यानी कोशिका के अंदर जो तरल रहता है ना द्रव्य, उसको कहते हैं। तो इस कंडीशन में नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कभी नहीं होगा, यानी आराम कर रहा होगा। जैसे हम लोग रात में सोते हैं ना, या चुपचाप कभी रेस्ट कर रहे होते हैं, तो पैर में कांटा चुभने का इंफॉर्मेशन पहुंचता है ब्रेन के पास? नहीं। लेकिन जब कांटा चुभता है तब ना इंफॉर्मेशन पहुंचता है कि कांटा चुभ गया, पहले तो नहीं। उसी तरह से जब नर्व इम्पल्स का कंडक्शन नहीं हो रहा होगा तो उसको कहेंगे हम लोग पोलराइजेशन। पहले हम लोग इधर समझ लेते हैं बोर्ड के सहारे, तब जो है सो हम लोग स्मार्ट टीवी के सहारे समझ लेंगे, ठीक है ना। तो पोलराइजेशन में जो आपको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन सोल्व होगा, वो यही कि मेम्ब्रेन के बाहर प्लस चार्ज रहेगा और मेम्ब्रेन के अंदर माइनस चार्ज रहेगा। दूसरी बात, 100% यदि प्लस चार्ज बाहर है और 100% यदि माइनस चार्ज अंदर है, तो उस कंडीशन में नर्व इम्पल्स का यानी आवेग का ट्रांसमिशन नहीं होगा। तीसरा बात जो जानना है, क्यों प्लस चार्ज बाहर है, ये सवाल पूछता है बेटा। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, ध्यान देना, ये सवाल आपसे पूछेगा कि पोलराइजेशन मींस रेस्टिंग अवस्था में मेम्ब्रेन के बाहर प्लस चार्ज क्यों होता है? आपका जवाब क्या होगा? सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई होने के वजह से। अगला सवाल पूछेगा, माइनस चार्ज अंदर क्यों होता है? ध्यान देना है, बहुत टेक्निकल है बच्चों। जनरली हम लोग पढ़ाते हैं और आपके एनसीईआरटी बुक में भी है कि सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है बाहर, पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है अंदर। लेकिन पोटेशियम भी तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पोटेशियम पर भी प्लस चार्ज होता है, तो आखिर माइनस चार्ज अंदर कौन मेंटेन करता है? ये सवाल आता है, बहुत ही यूनिक है, क्योंकि आप लोग 11-12 करके ही ना आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट वगैरह भी दोगे, तो उसमें क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो अंदर जो निगेटिव चार्ज है वो है ड्यू टू निगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के चलते, ध्यान देना, यानी पोटेशियम के चलते नहीं, क्योंकि तुम भी जानते हो कि पोटेशियम भी प्लस चार्ज होता है और सोडियम भी प्लस चार्ज होता है। तो सवाल यही आपसे करेगा कि आउटसाइड मींस इन ECF पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ड्यू टू सोडियम आयन। यहां देखो सब लोग बेटा समझा रहे हैं ड्यू टू सोडियम आयन, लेकिन अंदर यदि आपसे पूछ दे कि निगेटिव चार्ज क्यों होता है, तो आप क्या बोलोगे? ड्यू टू निगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जिस पर निगेटिव चार्ज है, उसके वजह से है। अब देखो अगला सवाल पूछता है एक सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। सोडियम पोटेशियम पंप, ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है? तो जब पोलराइजेशन होता है यानी रेस्टिंग फेज, तो सोडियम पोटेशियम पंप जो कि एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है वो काम करता है बेटा। इससे भी एक क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पूछता है कि एक सोडियम पोटेशियम पंप के स्टार्ट होने पर कितना सोडियम कहां से कहां जाता है? तो याद रखना बेटा 3 सोडियम आयन, ध्यान देना, एक सोडियम पोटेशियम पंप के कंप्लीट होने पर 3 सोडियम आयन मूव्स करेगा आउट। आउट करने का मतलब यहां से यहां, यानी ICF टू ECF कौन जाएगा? सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, यानी 3 सोडियम आयंस मूव्स फ्रॉम ICF टू ECF, यानी अंदर से बाहर के भाषा में बोल सकते हो। और 2 पोटेशियम आयन यानी 2K प्लस मूव्स इन, यानी ऊपर से नीचे आएगा 2 पोटेशियम आयन। और सोडियम पोटेशियम आयन के चलते क्या होगा? कोई पूछेगा कि बाहर हाई कंसंट्रेशन किसका रहेगा? सोडियम आयन का।
अंदर कंसंट्रेशन किसका हाई रहेगा? पोटेशियम आयन का। और जब यह कंडीशन रहेगा तो आराम कर रहा होगा हमारा नर्व फाइबर, इंपल्स का आवेग का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा होगा। दूसरा कंडीशन आ जाओ बच्चा, दूसरा कंडीशन जो है वो कहलाया आपका डीपोलराइजेशन। यानी डीपोलराइजेशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्शन पोटेंशियल। कहता है कि कोई भी स्टिमुली, स्टिमुली का मतलब होता है बच्चों उद्दीपन पैदा करने वाला मटेरियल। जैसे ही बोले ना, कभी कांटा चुभ जाता है, कभी किसी ने आवाज लगा दिया, कभी किसी ने लपड़ लगा दी, कभी किसी ने गिफ्ट देने की बोला कि चलो घर से गिफ्ट ले जाओ, कभी कहे समोसा रसगुल्ला ले जाओ। तो ये सब क्या है? एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली, यानी वो जो है उद्दीपन है जो कि आपको रेस्टिंग को डिस्टर्ब करके एक्शन में पहुंचा दिया, यानी पोलराइजेशन को डिस्टर्ब करके डीपोलराइजेशन में पहुंचा दिया। तो जब डीपोलराइजेशन होता है तो कंडीशन नंबर 1 याद रखना, सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद कर देता है। कौन काम करना बंद कर देता है? सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद कर देता है। रिजल्ट क्या होगा? तो जो बाहर जो प्लस चार्ज था यानी सोडियम, वो तेजी से, चूंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन था बाहर, वो तेजी से अंदर की ओर मूव करना शुरू कर देगा और प्लस चार्ज जो है अंदर की ओर चला आएगा और माइनस चार्ज बाहर की ओर चला जाएगा। यहां भी एक बात ध्यान देना बच्चों, ऐसा नहीं कि निगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो था वो अंदर से बाहर गया, नहीं। कुछ प्रोटीन जो निगेटिवली चार्ज होते हैं ऑलरेडी बाहर पहले से भी प्रेजेंट रहते हैं। बाहर प्लस चार्ज क्यों था? क्योंकि वहां सोडियम का हाई कॉन्सेंट्रेशन था, लेकिन सोडियम को सब भाग के आ गया कहां? अंदर। तो प्लस चार्ज कहां डेवलप कर गया? अंदर। और पोटेशियम चला गया बाहर। फिर भी पोटेशियम के चलते प्लस चार्ज क्या बताया? प्लस और माइनस चार्ज में पोटेशियम का कोई योगदान है? नहीं। प्लस चार्ज किसके चलते हैं? सोडियम आयन की वजह से। और माइनस चार्ज किसकी वजह से है? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की वजह से। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो बाहर हो जाएगा माइनस, लेकिन मान लो इतना दूर तक माइनस चार्ज अंदर आया, सॉरी प्लस चार्ज अंदर आया और माइनस चार्ज बाहर गया, लेकिन यहां पहले ही वाला कंडीशन अभी भी है, प्लस प्लस मतलब प्लस बाहर है माइनस। अब मान लो यहां साइड ए लिख दिए और यहां साइड बी लिख दिए, तो नर्व इंपल्स का कंडक्शन यानी आवेग का, सूचनाओं का जो बहाव होता है, मूवमेंट होता है, वो हमेशा प्लस टू माइनस की ओर होता है। अब अंदर देखो, प्लस कहां है? ये साइड के पास, और माइनस कहां है? बी साइड के पास। तो नर्व इंपल्स का कंडक्शन कहां से कहां होगा? ए टू बी। लेकिन बाहर देखो, बाहर का कहानी क्या है? प्लस कहां है? बी के सामने, माइनस कहां है? ए के सामने। यहां पर मूवमेंट होगा प्लस टू माइनस यानी बी टू ए। लेकिन ध्यान देना, नीचे जो अंदर जो कंडक्शन हो रहा है वो नर्व इंपल्स सूचना को ले जा रहा है आगे की ओर, लेकिन बाहर जो बी टू ए जा रहा है वो फिर से उसको रीपोलराइजेशन स्टेज में पहुंचाने के लिए इंपल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि मूवमेंट ऑफ नर्व इंपल्स यानी आवेग का, संवेदनाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर। तो चूंकि अंदर प्लस चार्ज किस साइड पे दिखा रहा है? ए साइड पे, और माइनस कहां है? बी साइड पे। तो अंदर ए टू बी बोल देना, लेकिन बाहर वाली पूछे तो क्या हो जाएगा? बी टू ए हो जाना। तो ये भी क्वेश्चन डायग्राम देके डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है ना। अब जो है तीसरा कंडीशन होता है बच्चों रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब फिर से आराम करना काम करने के बाद। इसका मतलब हुआ कि पहले वाले कंडीशन में आ जाएगा, फिर से सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद शुरू कर देगा, फिर से 3 सोडियम आयन मूव्स आउट, बाहर जाएगा, 2 पोटेशियम अंदर आएगा, ठीक है, और प्लस चार्ज बाहर डेवलप कर जाएगा, माइनस चार्ज अंदर डेवलप कर जाएगा। लेकिन इसके बाद जो है सबसे ज्यादा क्या ध्यान देना है कि एक न्यूरॉन, ध्यान दो इधर, ये जो न्यूरॉन है इसका जो एंड वाला पार्ट है यहां पर, ये जो है सो कहलाता है सिनेप्टिक नॉब, और नीचे का न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स है इसमें भी यहां पर इस तरह से ब्रांचिंग रहेगा। ये दोनों के बीच का जो गैप होता है ना बच्चों, उसको कहते हैं सिनेप्स।
ध्यान से सुनोगे और समझोगे तभी समझ में आएगा। विज्ञान समझने का है, आप जब समझ लोगे तभी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी। तो दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शनल पॉइंट है उसको क्या कहेंगे हम लोग? जैसे न्यूरॉन है नीचे की ओर भी है ना, ये ऊपर वाला न्यूरॉन था, तो जंक्शनल पॉइंट बिटवीन ईच टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनैप्स। दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शनल पॉइंट होता है वो साइनैप्स कहलाता है। तो आपसे पूछेगा कि साइनैप्स किसको कहेंगे? तो दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शनल पॉइंट होगा, जैसे मान लो तुम लोग दो सहेली कभी कभी एक दूसरे से हाथ मिलाती हो ना, तो हाथ जिस समय मिल रहा है वही ना जंक्शन पॉइंट बन रहा है, वो चीज है। लेकिन कभी कभी दूर से ही नमस्ते तो नमस्ते कर लेते, तो वहां गैप भी होता है। अब ध्यान दो, ये जो साइनैप्स जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है बेटा विथ गैप और एक होता है विदाउट गैप। तो जो विथ गैप होगा, गैप कहा जाता है क्लिफ्ट, और पूरा नाम क्या देते गैप को? वैसे सिनैप्स जिसमें कि गैप हो उसको क्या कहेंगे बच्चों? साइनैप्टिक क्लिफ्ट। ध्यान देना, यानी दो न्यूरॉन के बीच जो मिलने का जगह है, मिलन स्थल है, वहां पर तो साइनैप्स का ही है पहले से, लेकिन वहां पर थोड़ा गैप है, दोनों के बीच में दूरी है, तो उस गैप को, दूरी को क्या कहेंगे? क्लिफ्ट। और वो क्लिफ्ट किसके बीच में है? साइनैप्स के बीच में, इसलिए नाम क्या हो गया? साइनैप्टिक क्लिफ्ट। लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि गैप नहीं होता है, तो क्या कहेंगे? सिनैप्स विथ क्लिफ्ट कि सिनैप्स विदाउट क्लिफ्ट। क्या बोलेंगे बोलो? गैप है ही नहीं, जब गैप रहेगा तब बेटा साइनैप्टिक क्लिफ्ट। दूसरे वाले क्या पूछा? विदाउट गैप। तो विदाउट गैप में क्या कहेंगे? सिनैप्स तो है लेकिन विदाउट क्लिफ्ट है। इसका मतलब साइनैप्स दो तरह का होता है, एक होता है गैप वाला, एक होता है बिना गैप वाला। तो गैप रहेगा उसको साइनैप्टिक क्लिफ्ट कहेंगे, और जहां गैप नहीं होगा तो साइनैप्स विदाउट क्लिफ्ट कहेंगे। यानी एक बात एकदम दिमाग में याद कर लो, साइनैप्स तो रहेगा ही रहेगा इन बिटवीन ईच टू न्यूरॉन सेल, लेकिन साइनैप्टिक क्लिफ्ट हमेशा नहीं रहेगा। क्लिफ्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। अब ध्यान देना, ये जो ऊपर से एक न्यूरॉन का सिंगल का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा। इसके अंदर बहुत सारा इस तरह का वेसिकल्स रहेगा बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनैप्टिक वेसिकल्स। पिछले क्लास में बताए थे। इस साइनैप्टिक वेसिकल्स में एक केमिकल भरा पड़ा रहेगा, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल, जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एसिटाइलकोलिन। ऐसा मत समझना कि सिर्फ एसिटाइलकोलिन ही रहेगा, बल्कि इस एसिटाइलकोलिन के अलावा भी बहुत रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन है एसिटाइलकोलिन। ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन को हम लोग, ये पूरा जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर था, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या था? साइनैप्टिक नॉब, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था। साइनैप्टिक नॉब जो है उसके अंदर क्या है? साइनैप्टिक वेसिकल्स। उसके अंदर क्या है? केमिकल एसिटाइलकोलिन। और इस मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है बच्चों प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। अब नीचे से जो दूसरा न्यूरॉन लेके जा रहा था, देखो यहां पे कुछ बच्चों को शायद समझ में नहीं आए, तो मैं फिर से बता दूं। इधर हम लोग क्या किए थे? एक न्यूरॉन इधर ऊपर बनाए थे, ऐसे बनाए थे ना, ब्रांचिंग, और इसका टर्मिनल पे यहाँ ऐसे इस तरह का बनाए थे। और फिर दूसरा न्यूरॉन यहां से शुरू हुआ था ना। तो यही दोनों के बीच में ना सिनैप्टिक गैप या सिनैप्स विदाउट गैप बना था। यदि थोड़ा बहुत भी समझने की कोशिश करूं तो आ जाएगा। तो इसी को यहाँ पे बड़ा करके दिखा दिया सिंगल को, और नीचे से किसी एक का, मान लो इसका एक ब्रांच ऐसे यहाँ मिल रहा था, तो इसको बड़ा कर दिए, और बड़ा करके आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर दोनों के बीच में गैप है कि नहीं? ये गैप है कि नहीं? बोलो जल्दी। दोनों के बीच में गैप है। तो गैप यदि है, इसी गैप को क्या कहेंगे? साइनैप्टिक क्लिफ्ट। क्या कहेंगे? साइनैप्टिक क्लिफ्ट कहेंगे। लेकिन ये दोनों का जो जंक्शनल पॉइंट है यहां से यहां तक, इसको क्या कहेंगे? साइनैप्स। उसको साइनैप्स कहेंगे।
ठीक है ना। तो यहाँ पर साइनेप्स विद साइनेप्टिक क्लिफ्ट हुआ कि साइनेप्स विदाउट साइनेप्टिक क्लिफ्ट हुआ? बोलो। ये जो एग्जांपल दिए हैं यहाँ ध्यान नहीं दे रही हो बच्चे लोग, तुम लोग यहाँ पे गैप बता रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि सिनेप्स जो हुआ विद क्लिफ्ट है कि विदाउट क्लिफ्ट है? विद क्लिफ्ट, यानी जगह खाली जगह है। अब देखो जब खाली जगह होगा तो यहाँ पर आके ये वाला जो सिनेप्टिक वेसिकल से बेटा फूटेगा, अब फूटने के बाद अपना मैसेज को कहां छोड़ देगा? इस साइनेप्टिक क्लिफ्ट में छोड़ देगा मैसेज को, और उसका बाद इसका ड्यूटी हुआ समाप्त। अब नीचे वाला जो दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा था, इसकी इस मेम्ब्रेन का नाम हो जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। नीचे वाले का, यानी ऊपर वाले का मेम्ब्रेन का नाम क्या था? प्री, बाकी तो सेम है साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। नीचे वाले का नाम क्या है? पोस्ट, यानी पोस्ट मींस बाद में होता है, तो बाद वाले का है तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन का बना हुआ रिसेप्टर, न्यूरो रिसेप्टर्स रहेगा, और यह न्यूरो रिसेप्टर क्या है? ऊपर वाला न्यूरॉन जो मैसेज को छोड़ा उसको कैच कर लेगा, पकड़ लेगा। जैसे आप कभी चाय का केटली लेकर के जाते हो किसी के पास, चाय का प्याला लेकर के, तो जब तक वो पकड़ नहीं लेते हैं तब तक छोड़ते हो आप लोग। यदि छोड़ दिए तो क्या होगा? गिर जाएगा नीचे, न उनके हाथ में तुम्हारे हाथ में चला जाएगा नीचे धरती माता के गोद में। तो ठीक उसी तरह से यहाँ जो न्यूरॉन अपना सिनेप्टिक वेसिकल्स में जो स्टोर करके रखा था इंफॉर्मेशन, उसको कहाँ रिलीज कर दिया? बोलो, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और वहां से रिसीव करने के फिर नीचे वाले यानी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का जो रिसेप्टर है, न्यूरो रिसेप्टर, वो रिसीव कर लिया। रिसीव करके फिर से कंडक्शन करेगा। तो देखो बेटा यहाँ पर जो कंडक्शन हुआ ना, यहाँ देख रहे थे प्लस प्लस माइनस माइनस चार्ज बना हुआ था, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स कंडक्शन। लेकिन जो गैप में होता है उसको कहते हैं हम लोग केमिकल इम्पल्स कंडक्शन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल, यानी अब सवाल आपसे आएगा कि हम लोग में किस तरह का नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है। ऑप्शन ए देगा ओनली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ऑप्शन बी देगा ओनली केमिकल इम्पल्स, ऑप्शन सी देगा इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स, ऑप्शन डी देगा नन ऑफ द अबव। तो क्या चुनोगे? बोलो। इलेक्ट्रोकेमिकल, क्योंकि जब मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है, लेकिन जब गैप में हो रहा है साइनेप्टिक क्लिफ्ट में तो उसको कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स कंडक्शन, ठीक है। तो हम लोग में दोनों तरह का इम्पल्स का कंडक्शन हुआ ना। ये सवाल जब पूछे, क्योंकि जान रहे हो कि दोनों का जंक्शन पॉइंट जो है उसमें गैप रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, तो जब रहेगा तो केमिकल भी होना पड़ेगा ना, और मेम्ब्रेन से तो इलेक्ट्रिकल हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। यानी हम लोगों में मैक्सिमम जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है किस तरह का होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स का कंडक्शन। लेकिन सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछेगा कि फास्ट कौन होता है, यानी विच वन टाइप ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज फास्टर, तेज फटाफट कौन होगा? और उसमें ऑप्शन दे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्शन, बी में दे केमिकल इम्पल्स कंडक्शन, और सी में दे फिर दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल, और डी में नन ऑफ द अबव। यानी ऑप्शन वही चल रहे, तब आंसर चेंज हो जाएगा। फास्ट होने की बात हो तब हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब देखो इसको सिंपल समझो, मान लो गया से दिल्ली जाना है, गया से फ्लाइट पकड़े सीधे दिल्ली उतर गए तो जल्दी पहुंच गया कि नहीं। लेकिन मान लो गया से दिल्ली जाना है ट्रेन से, तो गया मान लो चौक से जाना है, तो चौक से ऑटो वाले अंकल चौक स्टेशन ऐसे करोगे, पहले उनका फुल होगा, आधा घंटा समय लेंगे, तब स्टेशन जाएंगे, स्टेशन उतरने के बाद उनको पैसा दोगे, टिकट काउंटर पे जाओगे, टिकट लोगे, ट्रेन का इंतजार करोगे 1 घंटा 2 घंटा, और ट्रेन जब खुलेगी तो हर स्टेशन पे रुकती हुई जाएगी, तो ज्यादा समय लगेगा कि नहीं। गए तुम गया से दिल्ली, लेकिन एक में क्या हुआ, गया से सीधे फ्लाइट हुआ दिल्ली चला गया। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का कंडक्शन होता है, यहाँ पे गैप रहे ही नहीं, तो डायरेक्ट मेम्ब्रेन एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, तो इम्पल्स का कंडक्शन सिर्फ इलेक्ट्रिकल 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 इलेक्ट्रिकल। कहने का मतलब इसमें कोई स्टेशन नहीं आया, स्टॉपेज है ही नहीं कि ट्रेन रुकेगी। लेकिन जब गैप हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, जहां गैप नहीं है वहां इलेक्ट्रिकल, और जहां गैप है वहां केमिकल, फिर जहां गैप नहीं है मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल, फिर अगला में गैप आएगा केमिकल। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल होते हुए जब जाएगा तो स्लो हो जाएगा कि नहीं? बोलो, स्लो होगा ना। तो इसलिए हम लोगों में क्वेश्चन पूछे यदि कि फास्ट कौन होता है, तब आंसर आपका बेटा इलेक्ट्रिकल। लेकिन
यदि पूछे कि रियली में हम लोग में कौन वाला होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल, यानी इलेक्ट्रिकल भी और केमिकल भी, ठीक है ना। इसको अब हम लोग आपको स्लाइड जो बनाए थे उसके सारे समझाते हैं। सबसे पहला स्लाइड, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, हेडिंग है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। क्या बताए थे, ये डिस्क्राइब अंडर 3 हेडिंग्स, 3 हेडिंग के अंतर्गत हम लोग इसको डील कर सकते हैं। पहला का नाम क्या है, पोलराइजेशन, यानी रेस्टिंग पोटेंशियल। ये वही सारी बातें हैं जो हमने ऑलरेडी आपको बोर्ड पे समझा चुका हूं, एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए आप। 3 हेडिंग के अंतर्गत है। पहला क्या होता, पोलराइजेशन, इसको क्या कहेंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल। दूसरा क्या है, डीपोलराइजेशन, उसको क्या कहेंगे, एक्शन पोटेंशियल। तीसरा क्या है, रीपोलराइजेशन, यानी फ्री रेस्टिंग पोटेंशियल। पोलराइजेशन कंडीशन में एक्सोनिमल मेम्ब्रेन, यानी जो न्यूरॉन सेल का जो लंबा वाला पार्ट था क्या कहलाया था, एक्सॉन, और एक्सॉन का जो ऊपर और नीचे मेम्ब्रेन बनाया था उसका नाम क्या था, एक्सोनिमल मेम्ब्रेन। यानी एक्सोनिमल मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। एक्सोनिमल मेम्ब्रेन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, एक्सोनिमल मेम्ब्रेन किसको कह रहे हैं हम लोग, एक्सॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है बेटा। तो एक्सोनिमल मेम्ब्रेन जो है मोर परमिएबल टू पोटेशियम और नियरली परमिएबल टू सोडियम आयन होता है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहां पर देखो परिणाम क्या होगा, तो सोडियम आयन जिसके चलते पलह चार था उसका कंसंट्रेशन ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी बाहर वाले में ज्यादा रहेगा। और जब सोडियम आयन का हाई होगा ICF में तो ऑटोमेटिक एक पर एक फ्री है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो सोडियम आयन आर लो इन ICF, यानी जब बाहर हाई है तो अंदर लो, ठीक है। अगला पॉइंट चेंज हो जाएगा, ये दोनों सोडियम से था, ये पोटेशियम है, यानी एक पर एक फ्री वाली बात है बेटा। यदि आप कर लेते हो तो कि पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन हाई होता है ICF में, यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, तो दूसरा पॉइंट फ्री में है। यानी जब पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ICF में हाई है तो सेम पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ECF में लो हो जाएगा। अब देखो ये पॉइंट पे ध्यान देना है, पोलराइजेशन के कंडीशन में, यानी जब नर्व इंपल्स का कंडक्शन नहीं हो रहा होगा तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा न्यूरॉन सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर यानी ECF में, और नेगेटिव चार्ज होगा इनसाइड यानी एक्सॉन के साइटोप्लाज्म में यानी ICF में। अब देखो सोडियम पोटेशियम पंप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे क्वेश्चन पूछता है। सोडियम पोटेशियम पंप हेल्प्स टू मेंटेन आयनिक बैलेंस। अब आगे देखते हैं हम लोग कि एक सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है आखिर, है ना। आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, हाँ। तो देखो क्या बताए थे कि 1 सोडियम पोटेशियम पंप के कंप्लीट होने पर 3 सोडियम आयन अंदर से बाहर। अब कोई कहेगा अंदर से बाहर, तो टेक्निकली अंदर से बाहर तो कमरा के बाहर से भी अंदर हो जाएगा। तो आपको साइंस के विद्यार्थी हो, बायोलॉजी के विद्यार्थी हो, पूछ देंगे टीचर कि अंदर से बाहर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अंदर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाहर। तो अंदर कहने का मतलब ICF और बाहर का मतलब ECF यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और बाहर हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है ना। तो अंदर से बाहर, तो एक सोडियम पोटेशियम पंप के कंप्लीट होने पर 3 सोडियम आयन मूव्स करेगा आउटसाइड यानी अंदर से बाहर, एंड 2 पोटेशियम आयन मूव्स इन। ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ चुका है बच्चों, और जनरल एग्जाम में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है। ये जनरल UPSC BPSC कई तरह के एग्जाम में भी पूछता है। यानी साइंस या आर्ट्स हो, यदि वह पॉइंट आप पढ़ते हो, देखो बेटा कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ शिक्षकगण वैसी बात बताएंगे जिसको खूब मजा आएगा तुमको पढ़ने में, लेकिन वो बात बताएंगे नहीं जिससे कि क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। तो क्वेश्चन मैक्सिमम आने वाला बात पढ़ना ज्यादा जरूरी है ना। मान लो तुम्हारी तीखा दवा खाने से ठीक होता है, तीखा दवा टेस्टी लगता है, खाने का मन करता है किसी को, कभी नहीं, लेकिन तीखा दवा से ही तुम्हारी बीमारी ठीक होगी तो उसे खाना पड़ेगा ना। ठीक उसी तरह से पढ़ाई में जो क्वेश्चन आता है, यदि क्वेश्चन बैंक देख लोगे जनरल कंपटीशन का भी यानी नीट वगैरह मेडिकल का भी, तो तुमको ये क्वेश्चन कई बार मिल जाएगा। अब मान लो इसको हम पढ़ाई नहीं, तो आपको याद रखना है कि एक सोडियम पोटेशियम पंप के कंप्लीट होने पर क्या होता है। तो 3 सोडियम आयन मूव्स फ्रॉम ICF टू ECF and 2 potassium ion moves from ECF to ICF।
याद रखने के लिए कह सकते हो कि अंदर से बाहर जाएगा 3 सोडियम और बाहर से अंदर आएगा 2 पोटेशियम। और जब सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा तो नर्व इंपल्स का कंडक्शन होगा नहीं, यानी इस कंडीशन में नर्व इंपल्स का कंडक्शन हो ही नहीं सकता। इसलिए देखो क्या लिखा है, कंडक्शन ऑफ इंपल्स नॉट टेक प्लेस। और बायोलॉजी का इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ईजी होता है बेटा, अंग्रेजी का कोई ग्रामर नहीं इसमें कि हमें दिस दैट कर दिए तो गलत हो गया, ठीक है ना। अब डायग्राम तक समझ गए, अब आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग। देखो दूसरा कंडीशन है डीपोलराइजेशन। डी का मीनिंग होता है रिमूवल, हटा देना। अब पोलराइजेशन का मतलब रेस को हटा दोगे तो क्या करने लगोगे, एक्शन, यानी आराम को हटा दो तो क्या करने लगोगे, काम। तो देखो डीपोलराइजेशन में काम। एनी स्टिमुली, यानी हमने क्या समझाया था आपको, स्टिमुली क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि आप सोए हुए हो बेखबर, ठंडा का मौसम है, सुबह स्कूल जाना है मान लो, और सोए हुए हो, उठने का मन ही नहीं कर रहा है 9 बजे, मम्मी चिल्ला रही है नहीं उठ रहे हो, मम्मी क्या की, एक ग्लास में ठंडा पानी थोड़ा सा ली, अब तुम्हारे आंख के ऊपर धीरे धीरे गिलास से ठंडा पानी उड़ेल दी, ऐसे करके उठते हो कि नहीं। तो ठंडा पानी क्या किया, ठंडा पानी वहां कहलाया स्टिमुली, यानी उत्तेजना पैदा कर दिया, उद्दीपन पैदा कर दिया। और जैसे ही स्टिमुली आया, ये स्टिमुली कई तरह का होता है, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया, मान लिया जाए कि कोई बैठे हुए हो, अब गर्म एकदम रॉड सटा दिया तो नींद खुलेगा कि नहीं। तो कोई ठंडा चीज, कोई गर्म चीज, कोई चुभने वाला चीज, या कभी कभी जो है सो बहुत प्यारा गाना ही कोई गाने लगे तो नींद खुल जाती है, तेरे बड़ा प्यारा गाना गा रहा है, तो सब स्टिमुली कहलाता है। यानी स्टिमुली में केमिकल भी हो सकता है, एसिड बेस पढ़े ना, अम्ल और क्षार, वो हो सकता है, फिजिकल यानी टच करने वाला हो सकता है, या मैकेनिकल झटका देने वाला भी हो सकता है। जैसे चलते हो कहीं जा रहे हो और अचानक जो है सो झटका गया, उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम हो सकता है बेटा, ठीक है ना। तो झटका वाला कंडीशन ये सब डिस्टर्ब कर देता है हमारे रेस्टिंग पोटेंशियल को, और हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल जब डिस्टर्ब होता है तो जनरेट होता है नर्व इंपल्स का, यानी आवेग पैदा होता है। और वह आवेग जैसे रेडी होकर के क्या करते हो, तुम स्कूल के लिए चल देते हो, बैठ करके पढ़ के क्या होते हो, फिर घर की ओर चल देते हो, तो ऐसा कब करते हो, जब तुम्हारे में आवेग पैदा होता है, इंपल्स जनरेट होता है कि भैया घर की ओर चलना है, चलो बैठ के पवेलियन, है ना, पढ़ लिया काफी बायोलॉजी, है ना, उस तरह से। और सोडियम आयन मूव्स, देखो सोडियम पोटेशियम पंप का काम करना बंद कर दिया, तो सोडियम कहां जा रहा था, बाहर, तो अब देखो सोडियम आयन मूव्स इन एंड पोटेशियम आयन मूव्स आउट, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप तो काम कर नहीं रहा है, तो जो हाई था बाहर से अंदर आ गया, और जो अंदर हाई था वो अंदर से बाहर चला गया। अब क्या हुआ, कंडीशन जस्ट रिवर्स, यानी पॉजिटिव चार्ज रेस्टिंग में कहां था ज्यादा, बाहर, अब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स इनसाइड एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप्स आउटसाइड, यानी पॉजिटिव चार्ज वो बाहर था, अंदर आ गया, जब अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी नर्व इंपल्स का कंडक्शन होगा, ये लाइन याद रखना। यानी प्लस चार्ज जब एक जोनेमल मेम्ब्रेन के अंदर आएगा तब नर्व इंपल्स का कंडक्शन होगा। अब कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स टेक प्लेस, अब नर्व इंपल्स ऑलवेज कंडक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, ये हमने बताया था ना। तो याद रखना, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर्व इंपल्स का कंडक्शन हमेशा प्लस से माइनस चार्ज की ओर होगा, अंदर प्लस से माइनस, चाहे बाहर हो प्लस से माइनस। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब देखो इसी को समझाने की कोशिश हमने किया है। देखो ए साइड है, ठीक है ना, इस डायग्राम में यहाँ ए साइड है ना दिया हुआ, अब यहाँ पे प्लस 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 बाहर दिखाया गया है, माइनस 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 अंदर दिखाया गया है, फिर जो है सो प्लस 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 बाहर दिखाया गया है, माइनस 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 अंदर दिखाया गया है। ये जो है सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जॉन कहेंगे एक्सोलेमा है, तो एक्सोलेमा के बाहर प्लस चार्ज क्यों है, ड्यू टू सोडियम आयन, और सोडियम पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसके चलते प्लस चार्ज है। अंदर माइनस पोटेशियम के चलते नहीं है, कहीं लिखा है पोटेशियम के प्लस नहीं लिखा है, तो आपसे सवाल पूछेगा कि अंदर माइनस चार्ज क्यों होता है, निगेटिव चार्ज क्यों होता है, रीचार्ज क्यों होता है, तो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हम 3-4 बार रिपीट कर चुके हैं बच्चों। तो इस कंडीशन में रेस्टिंग कंडीशन का फोटो है, यानी यहाँ पोलराइजेशन का एक फोटो है आपको, इसमें नर्व इंपल्स का कंडक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, ये सेकंड वाला डायग्राम देखो, इसमें यहाँ ए साइड था, अब यहाँ बी साइड है, ऊपर वाले में ए साइड लिखा था ना, अब यहाँ बी साइड हमने लिखा। अब प्लस चार्ज जो है अंदर क्यों डेवलप कर गया, देखो प्लस प्लस है ना, इधर भी प्लस प्लस। अब कुछ दूरी पर क्या है कि बाहर प्लस प्लस है, तो क्या बताए थे, कंडक्शन नर्व इंपल्स का हमेशा प्लस से माइनस की होगा, तो अंदर प्लस कहाँ है, ये साइड पर, जैसे इसके पहले वाले डायग्राम में ऊपर ए साइड था ना, थोड़ा सा नीचे पर देखो, इस पहले वाले में यहाँ पर ए साइड लिखा हुआ है,
और थोड़ा सा नीचे करो बेटा, ए साइड यहाँ है ना, अब ऊपर यहाँ देखो, यहाँ बी साइड है, ऊपर करो, तो यहाँ बी साइड से प्लस से माइनस की ओर आ रहा है, यानी बाहर कंडक्शन ऑफ रिपल्स का बी टू ए यानी प्लस टू माइनस, अंदर भी क्या हो रहा है, ए टू बी यानी प्लस टू माइनस। इसमें कौन कॉमन है, नन इंपल्स का कंडक्शन हमेशा प्लस से माइनस की ओर हो रहा है, चाहे वो अंदर की बात हो या बाहर की बात हो, हमेशा प्लस टू माइनस के रूप में हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, एक तो हो गया जनरेशन। अब ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, जो दो न्यूरॉन के बीच में मैं डायग्राम से समझाया था, तो ये हमेशा वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन के बीच में होता है, और दोनों के बीच में जो गैप होता है क्या कहलाता है, साइनैप्स। गुड, मैं बताया था। और साइनैप्स मीन द जंक्शनल पॉइंट बिटवीन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। गैप इन साइनैप्स इज कॉल्ड साइनैप्टिक क्लिफ्ट। उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल यानी सिनेप्टिक नॉब, बीच वाला पार्ट था ना फुला हुआ, सिनेप्टिक नॉब था, देखो यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा है, तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। तो सिनेप्टिक नॉब जो है उसमें छोटा छोटा वेसिकल्स होता है, वेसिकल्स जिसका नाम हमने क्या बताया था, सिनेप्टिक वेसिकल्स। उस सिनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर नाम का एक केमिकल रहेगा, और उसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, एसिटाइल कोलिन। हमने बताया था कि बहुत तरह का केमिकल रहेगा यहाँ, लेकिन ये कॉमन है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। ठीक है बच्चों। अब सिनेप्टिक के वेसिकल जो है उसको रिलीज करेगा इंपल्स को सिनेप्टिक क्लिफ्ट में, और नीचे वाला जो मेम्ब्रेन है, ये तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन था ऊपर वाले का, वो टूटा तो इंपल्स को जनरेट किया। अब इसके बाद एक लास्ट होगा, उसमें जो है देखो नीचे वाला मेम्ब्रेन जो है उसका जो मेम्ब्रेन है रिसीव करने वाला, उसको कह रहे हैं क्या, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या है यहाँ लिखा हुआ, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में बताया था बेटा कि एक रिसेप्टर होता है ना, रिसेप्टर। तो रिसेप्टर देखो यहाँ दिख रहा है डायग्राम में, ये रिसेप्टर है। तो ये रिसेप्टर जो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन वाला रिसीव कर लिया इंपल्स को, जिसको प्री सिनेप्टिक ने कहा छोड़ा था, सिनेप्टिक क्लिफ्ट में। यानी आपको ऑटो वाला जहां छोड़ता है वहीं से ना अगला पिकअप कर लेता है आपको, एक गाड़ी जहां से उतारा आपको दूसरा गाड़ी वहां से उठा लेता है। वैसे ही इंपल्स को प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऊपर वाले न्यूरॉन का छोड़ा कहा, सिनेप्टिक क्लिफ्ट में, तो वहां से रिसेप्टर उठा लिया, और फिर वो डेंड्राइट्स के सहारे साइटोन को दे दिया, साइटोन फिर एक्सॉन को देगा, एक्सॉन से जाके एक्सॉन टर्मिनल में जाएगा, फिर नीचे वाले का सिनेप्टिक नोब आएगा, उसमें फिर सिनेप्टिक वेसिकल्स रहेगा, फिर सिनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन भरा पड़ा रहेगा, वो फिर से सिनेप्टिक क्लिफ्ट में छोड़ देगा। यही सिलसिला चलता रहेगा। अब मान लो हम लोग को पैर से लेकर सिर तक 50 न्यूरॉन है, तो 50 बार एक्सचेंज होगा। तो जहां जहां एक्सचेंज होगा वहां केमिकल इंपल्स का कंडक्शन होगा, यही हम समझा रहे थे। बहुत टेक्निकल, जरूरी है याद रखना। और जहां जहां न्यूरॉन सेल है वहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स का कंडक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स का जो कंडक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है, और जो केमिकल होता है क्योंकि थोड़ा एक्सचेंज होना है ना, तो थोड़ा स्लो होता है। अब देखो इसको समझ लो अच्छे से बेटा, ये ऊपर वाला न्यूरॉन का यानी एक्सॉन वाला पार्ट है। एक्सॉन का नीचे का पार्ट क्या कहलाएगा, एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल जो है पार्ट, उसमें अंदर छोटा छोटा जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, अंडाकार दिख रहा है, वो सब क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स। अब सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर एक केमिकल बना हुआ होता है, वो कहलाता है एसिटाइलकोलिन एंड न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स। और ये जो मेम्ब्रेन है देखो ऐसे जो घुमा घुमा हुआ सा ऐसे है, ये कहला रहा है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब नीचे वाले में आ जाओ, ये नीचे वाले का है सेक्शन, क्योंकि सेक्शन काट करना है, लंबा नीचे नहीं बनाया है, तो इस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे हम लोग, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, नीचे वाले का। इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास देखो इंटरवल पे है ना, प्रोटीन का बना हुआ होता है, इसका नाम है रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर जो है जहां है प्री और पोस्ट, इधर देखो लिखा है साइनेप्स, यानी जंक्शनल पॉइंट बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। इस साइनेप्स के अंदर गैप है तो साइनेप्टिक क्लिफ्ट नहीं रहता, तो विदाउट क्लिफ्ट। और ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो इसमें साइनेप्टिक वेसिकल्स में जो डॉट 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 से दिखा रहा है वो है न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल। और न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल का एग्जाम्पल पूछे तो वो हम लोग पढ़ेंगे एसिटाइलकोलिन, जो सबसे कॉमन है। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद जो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। डायरेक्ट ये तो हम लोग को पढ़ना था बेसिक, इसके बिना हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन अब जो पढ़ेंगे ना उसमें मजा आएगा, पूरा समझ में आएगा। ब्रेन के बारे में पढ़ना है कि ब्रेन किसको कहते हैं, है ना। यानी ब्रेन हमारा
सेंट्रल नर्वस सिस्टम का चीफ जज है। जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वहां के चीफ जस्टिस होते हैं जो उनका न्याय सबको मानना पड़ता है, उसी तरह से हमारे पूरे बॉडी का चीफ जज ब्रेन होता है, जो हमारे खोपड़िया के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? खोपड़िया। कोई कहे कि ब्रेन हमारा एब्डोमेन में है, यहाँ रहेगा ब्रेन। ब्रेन को कहे कि घुटना में है। कभी कभी कुछ लोगों को बोलते हुए सुने होंगे, कह रहे इसका कपार घुटना में है। ऐसा होता है कि नहीं? रियलिटी में कभी नहीं, वो तो मजाक के लहजा में लोग बोल देते हैं। तो ब्रेन यहाँ होता है। तो ब्रेन है क्या? तो सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है। ये प्रोसेसिंग ऑर्गन है। कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है उसको अपनी भाषा में अनुवाद कर लेता है। आप लोग पढ़े हुए ट्रांसलेशन, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी करना, हिंदी से संस्कृत करना। तो ब्रेन हमारा अनुवाद करने में माहिर है। कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे बाहर से कोई आवाज लगाए, तुम्हारा नाम क्या है? मुस्कान नाम है। बाहर से कोई आवाज लगाए मुस्कान, तो तुम इधर से क्या कहे? दूसरा तो नहीं रेस्पॉन्स देगी कि या आ रही हूं, ऐसा तो नहीं। अब उनका जो स्टिमुली आया किस रूप में आया? साउंड के रूप में आया। साउंड के रूप में आया ना, वो साउंड तुम्हारे किस सेंस ऑर्गन के द्वारा रिसीव किया गया? ईयर के द्वारा, कान के द्वारा। अब कान में न्यूरॉन सेल है, नर्व फाइबर, जितना हम लोग पढ़ रहे थे इतना देर से एग्जाम के बारे में, वो जो है उसको रिसीव करने वाला क्या कहलाता है जानते हो? सेंसरी नर्व। क्या कहलाता है? सेंसरी नर्व। और वो सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन को तुम्हारे ब्रेन यानी चीफ जज के पास भेज दिया कि भैया मीटिंग कीजिए और जल्दी डिसीजन लीजिए कि क्या करना है। तो ब्रेन में मीटिंग बैठा। अब बैठा तो उसके बाद जो है सो रिस्पॉन्स दिया आंख को कि देखो तो कौन है। आवाज तो सुनाई दे ही दी, देखो तो कौन है। तो देखी कि अरे मेरी बचपन की सहेली 6 वाली है, 5 साल के बाद आई है। अब टीचर का बिना इजाजत किए हुए दौड़े चली। आने के बाद कहते हैं टीचर को सॉरी सर। तो कहने का मतलब कि हमारा ब्रेन रिसीव करता है सेंसरी नर्व्स के द्वारा, और सेंसरी नर्व्स जब यहाँ ब्रेन को भेज दिया तो ब्रेन मीटिंग कर दिया कि कौन है, क्या बात किया है, उससे मिलना है, नहीं मिलना है। ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है बेटा, फटाफट होता है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट लग जाता है ना। यानी सेकेंड के कई भाग बन जाता है और उसके बाद जो है सो चल देते हो। तो जाने वाला मैसेज कौन दिया? मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी, मोटर और ब्रेन में हमारा अलग अलग पार्ट होता है। जैसे कहते हो ना कि एक पढ़ती है 2 घंटा और सब याद हो जाता है, हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं हमको कुछ नहीं याद होता है। तो भाई IQ सबका अलग अलग होता है बेटा। पढ़ाएंगे हम लोग, जब ब्रेन पढ़ेंगे ना तो ब्रेन में कॉर्टेक्स और मेडुला, उसमें होता है कि जिसके कॉर्टेक्स में गायरी और सर्किल वर्क स्ट्रक्चर होता है, ज्यादा होता है, उसका IQ ज्यादा होता है, और जिसका गायरी और सर्किल कम होता है उसका IQ कम होता है। तो कुछ तो बाई बर्थ होता है ऐसा बेटा कि जिसका IQ कम है वो चाहेगा 50 बार भी याद करेगा, एप्पल मीन सेव, एप्पल मीन सेव, एप्पल मीन सेव, रात भर याद करेगा। अगला दिन पूछोगे एप्पल बेटा, बोले एप्पल मीन बताते हैं सर के, एप्पल मीन केला, तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चा है कि बस सुन लेता है ध्यान से एप्पल मीन सेव तो समझ जाता है कि एप्पल मीन सेव। तो IQ अलग अलग होता है, इसलिए प्रेशर नहीं देना चाहिए। ये जितना पढ़ रहा है उतना ही वो भी पढ़े। कई गार्जियन को देखे होंगे रिजल्ट देखने आते हैं तो क्या कहते हैं, उसका देखो टॉप है, तुम्हारा क्यों उतना नहीं आया। तो बच्चा डर से नहीं बोलता है। हालांकि बच्चा बोल सकता है कि पापा टॉप का ही क्यों देखते हैं, 100 में से हम 50वां पोजीशन में हैं और एक पोजीशन को आप देख रहे हैं, लेकिन 100वां को भी तो देखिए, उससे कंपेरिजन करके कहिए ना कि हम 50 पायदान ऊपर भी हैं। हमेशा टॉप से क्यों तुलना करते हैं, टॉप से भी करिए। लेकिन तुम्हारा सेंस ऑर्गन ही तो काम करता है कि पापा है, ज्यादा नहीं बोलना है। कुछ बच्चे शिक्षक से भी कभी कभी उलझ जाते हैं छोटी छोटी बात पर, तो कौन उनको मैसेज देता है? ब्रेन देता है। यानी ब्रेन के बारे में अगले क्लास में खूब अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। और बेटा चूंकि ऑनलाइन प्रोग्राम है गया गाइडेंस, अभी यहाँ क्लास हो रहा है, कभी कहीं क्लास होगा, लेकिन पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं करूंगा, ठीक है ना। इसमें एक क्लास में ब्रेन के बारे में पढ़ाऊंगा, आज ये दूसरा क्लास था इस चैप्टर का, दूसरा क्लास में ब्रेन के बारे में पढ़ाऊंगा, और उसके बाद ब्रेन प्लस रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा, ये तीसरा क्लास में हो जाएगा। आज हमारा न्यूरल सिस्टम का दूसरा क्लास था, और चौथा क्लास में आई के बारे में पढ़ाऊंगा, आंख के बारे में, और 5वां क्लास में कान के बारे में पढ़ाऊंगा। तो वीडियो रहेगा, आप लोग गया गाइडेंस प्रोग्राम से सब्सक्राइब कर लो और उस चैनल से देख भी सकते हो बाद में भी। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ा रहे हैं तुम लोग को तो अभी देख सकते हो, बाद वाले भी देख सकते हो, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई सबको? धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। आज हम लोग इतना ही, ठीक है।